ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం గజ్రా హిందీ కార్యక్రమం. ये आकाशवाणी विजयवाड़ा है. प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम गजरा. आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता की साहित्यिक योगदान, श्री कोट्टी भास्कर राव की वार्ता, डॉक्टर शेख मौलाली की कहानी. इसके अलावा एक भक्ति गीत भी सुनेंगे. आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं. श्री कोट्टी भास्कर राव की वार्ता. शीर्षक है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता की साहित्यिक योगदान. राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमर गायक हैं. उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का पवित्र आदर्श मिलता है. इनकी सेवाओं के लिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया. राष्ट्रपति ने इनको संसद सदस्य मनोनीत किया. जीवन परिचय. गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 में हुआ. आपके पिता सेठ रामचरण भी एक श्रेष्ठ कवि थे. प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किया. बाद में इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए. महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की. साकेत महाकाव्य की रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ. तत्कालीन परिस्थितियां. गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे. यह युग गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था. गांधी जी के सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा, परोपकार, त्याग, सर्वधर्म समभाव, आस्तिकता आदि की छाप गुप्त जी की कविताओं में दिखाई देती है. गुप्त जी ने नारी की व्यथा को भी वाणी देने का प्रयास अपनी कविताओं में किया है. गुप्त जी ने भारत भारती में देशवासियों को प्रेरणा देते हुए कहा, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, मिल बैठ कर आओ विचारे ये समस्याएं सभी. रचनाएं. इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, जंकार, जयद्रथवध, विश्ववेदना आदि है. इनके अतिरिक्त संस्कृत और फारसी से अनुवाद की हुई रचनाएं हैं. इनकी कृति भारत भारती में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान थी, उसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था. भारत भारती अपने समय की अत्यंत लोकप्रिय रचना मानी जाती थी. मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना. मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंडकाव्य यशोधरा में नारी के बारे में कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी. यहाँ नारी को अबला भले ही कहा गया हो, पर उसमें मातृत्व भाव की प्रबलता दिखाना उनका उद्देश्य है. वे कहते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं नर में बढ़कर नारी. नारी पर ज्यादातर बंधन पुरुष ने ही लगाए हैं. नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर. नारी की महत्ता का चित्रण. सामंती प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण रीतकाल में नारी भले ही विलास का साधन रही हो, परंतु भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई में वह समान रूपी भागीदार रही है. वह पुरुष की वासना पूर्ति का साधन नहीं है, अपितु अपने प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, त्याग, ममता जैसे भावों को देने के कारण वह पुरुष की सहधर्मिणी भी है. नारी के विविध रूपों का चित्रण. राष्ट्रकवि गुप्त जी ने नारी के विविध रूपों जैसे माता, भगिनी, पत्नी, बेटी आदि का चित्रण बड़े मनोयोग से किया है. वह कभी गृहिणी हो तो कभी प्रिया, कभी माता हो तो कभी वीरांगना के रूप में हुंकार करती है. पतिपरायण पत्नी होकर वह सतीत्व के आदर्श को वहन करती है और कहीं वह वात्सल्यमयी माता बनकर पुत्र को अपने गोद में लेकर उसके सारे दुख दूर कर लेती है. यही नहीं, वह जनसेविका के रूप में समाज के लिए
अपना सब कुछ त्याग कर देने को भी तत्पर हैं। नारी की स्वाभिमानी रूप। गुप्त जी की नारियां सहज स्वाभिमान एवं दर्प से परिपूर्ण हैं। उर्मिला को अपने रूप का दर्प है, तभी तो वह कामदेव को फटकार लगा देती है और उसे अपने सिंदूर बिंदु की ओर देखने की चुनौती देती है। यह शंकर जी के अग्निनेत्र की भांति उसे भस्म कर देगा। यशोधरा भी मानती है कि सिद्धार्थ उनसे कहकर गृहत्याग करते तो उसे सुख होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए जब उसके पति गौतम बुद्ध बनकर नगर में आए तो उनसे मिलने नहीं जाती। उसे मानिनी के स्वाभाविक रक्षा करते हुए बुद्ध ही उससे मिलने आते हैं। मानिन मान तजो लो रही तुम्हारी बान, दानिन आए स्वयं द्वार पर यह मन तज भावना। वात्सल्यमयी नारी। नारी का एक रूप जननी का भी होता है। कैकेयी माता है। अपने पुत्र भरत पर राजा दशरथ को संदेह उसे इतना बुरा लगा कि उसने भरत के लिए अयोध्या का राज्य ही मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अपने प्रतिशोध स्वभाव राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाल दिया। गुप्त जी ने युग के अनुरूप नारी को जनसेविका एवं राष्ट्र सेविका के रूप में भी चित्रित किया है। यशोधरा जनसेविका है, उर्मिला अयोध्यावासियों की सेवा में तत्पर है, तो सीता वनवासियों को अच्छे संस्कार दे रही है, उन्हें कातने बुनने के लिए प्रेरित करती है। आओ हम काते बुने गीत की लय में। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि गुप्त जी नारी का भारतीय आदर्श को अपने काव्य कृतियों में प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं, तथा युगान रूप उसमें परिवर्तन भी उन्होंने किया है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि है, अतः उनके काव्य में द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां उपलब्ध होती है। द्विवेदी युग में गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और देश प्रेम की भावना हर भारतीय में विद्यमान थी। गुप्त जी इसी समय भारत भारती 1912 में लिखा हुआ है में लिखी, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता थी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, मिल बैठकर आओ विचारे ये समस्याएं सभी। भारत भारती में व्यक्त उनकी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण अंग्रेज सरकार ने इस काव्य पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी प्रतियां जब्त कर ली। मैथिली शरण गुप्त की इस काव्य रचना से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेमी अपना बलिदान तक दे देते। यही नहीं अपितु उनकी अन्य कृतियों में भी राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, त्याग, बलिदान, राष्ट्र रक्षा की जो अलग जगाई वह अत्यंत क्रांतिकारी है। उनकी प्रेरणार्धक कविताएं इस प्रकार हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। गुप्त जी कला का उद्देश्य मनोरंजन ना मानकर उपदेश देना भी मानते हैं। अपने युग को नवीन स्फूर्ति प्रदान करते हुए जनता को जागृत करने में अपनी भूमिका का सफल निर्वाह किया है। उनकी मनुष्यता कविता इस प्रकार है। विचार लो कि मत्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो जो याद करे सभी। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंच देव ने दिया करस्त ताल भी, तदा ददीच ने दिया परार्ध अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य संकलन वैतालिक के जागरण गीतों से भारतवासियों में स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया। किसान नामक काव्य में किसानों की दयनीय दशा पर क्षोभ व्यक्त किया। अर्जन और विसर्जन की रचना करके उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान एवं त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विश्ववेदना नामक काव्य ग्रंथ में युद्ध की विभीषिका से
राष्ट्र को परिचित कराया और अंग्रेजों के शोषण तथा कराधान का विरोध किया। अंजलि और आर्घ्य नामक काव्य में उन्होंने महात्मा गांधी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके गुणों एवं जनहितकारी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। जय भारत में महाभारत का प्राचीन कथानक लेकर भारत के अतीत गौरव का गान किया। राजा प्रजा नामक काव्य ग्रंथ में शासक और शासित के कर्तव्यों का बोध कराया है। ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध। भारतीय समाज में व्याप्ति कुलीनता अकुलीनता की भावना का मुख्य विरोध गुप्त जी अपनी रचनाओं में करते हैं। हरिजनों को गंगा का सहोदर बताकर अत्यंत पवित्र मानते हैं। गुप्त जी पहले ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, जो जातीय पत्रिका वैश्योपकारक में छपती थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर वे कड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे, जो सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी की रचनाओं में गांधीवाद एवं देश प्रेम के साथ साथ समाज सुधारक की भावनाएं व्याप्त हैं। भारत के अतीत गौरव का भाव भी उन्होंने किया। अतः वह निसंकोच कहा जा सकता है कि उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाएं राष्ट्र प्रेम उपलब्ध होता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता की साहित्यिक योगदान। श्री कोट्टी भास्कर राव की वार्ता अभी तक आपने सुना। लीजिए आप प्रस्तुत हैं